सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। रेणु जी, आप बुलाएं और हम ना आए, ये कैसे संभव है? ऐसे तो हालात नहीं। ऐसे तो हालात है जी। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि हम ना नहीं कह पाते। कोई हमसे कुछ कहता है कि ये कर दो या यहाँ आ जाओ या ये काम है, तो हम लाख कोशिश के बावजूद भी ना नहीं कह पाते हैं। लेकिन कई बार ना नहीं कहने की वजह से कुछ फंस भी जाते हैं हम, या अपने आप को बहुत बोझिल भी महसूस करते हैं। हाँ बिल्कुल, एक केवल यही वजह नहीं है, या यानी कि एक ऐसा ही स्थान नहीं है जहाँ आपको ना कहना बहुत जरूरी है। हाँ। और भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ आपका ना कहना बाद में, यानी बहुत लॉन्ग टर्म में, जिसको कहते हैं ना कि ज्यादा दिनों तक आपको बहुत सुकून देता है। तो एक छोटा सा ये अक्षर कहें या पूरा शब्द है कहें ना, तो ये कहना हमें सीखना पड़ेगा। बिल्कुल। इसके अलावा जो समय के पल हैं, कई बार हम बहुत सारी बेकार के कामों में उन पलों को गंवा देते हैं, तो उन्हें हमें सहेज के रखना है, क्योंकि वो कीमती पल है। यानी समय जो होता है बड़ा कीमती होता है, तो उसके एक एक पल को सहेज कर रखें और उसका सदुपयोग करें। तो इस विषय पर हमारी चर्चा। हाँ, हमारी साथी लिख रही हैं कि ये हम जरूर सुनेंगे, क्योंकि मुट्ठी में जैसे रेत हम रखते हैं वैसे ही किस तरह से समय फिसल जाता है पता ही नहीं चलता। तो भाई उसको किस तरह से थोड़ा थोड़ा करके संभालें और कैसे उसका सदुपयोग करें, ये तो हम बात करेंगे ही। वहीं आज व्यंजन बताने की बात है, तो इसमें हम ना कतई नहीं कहेंगे, हम जरूर बताएंगे, है ना? बिल्कुल। और चूंकि सर्दी का मौसम है, और इस सर्दी के मौसम में हम विभिन्न तरह के लड्डू बनाते हैं, जो कि सर्दी में हमें थोड़ी सी गर्मी का जो अनुभव करवाते हैं और थोड़ा गर्म रखते हैं शरीर को। तो इस तरह के कुछ लड्डू आज हम बनाना बताएंगे अपनी सखियों को और सखाओं को भी। और इसके अलावा सखी विशेष के अंतर्गत आज हम क्रांतिकारी गंगूबाई मिर्जावकर की बात करेंगे। जी हाँ, तो हमारा देश वैसे कहा जाए तो बहुत वीरांगनाओं से समृद्ध रहा है, और इसी में बात आती है और नाम आता है गंगूबाई मिर्जावकर का। जी, गंगूबाई का नाम प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में गिना जाता है। उन्होंने स्वयं तो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया ही रेणु जी, लेकिन बड़ी बात यह है कि साथ में अपने बच्चों को भी कम उम्र से ही उन्होंने ऐसे संस्कार दिए ताकि वे देश की आज़ादी में अपना योगदान दें। और वो न केवल एक बहादुर महिला थी, बल्कि उनकी निर्णय लेने की जो क्षमता थी वो भी बहुत अद्भुत थी। तो ये एक खासियत है, बहुत बड़ी खासियत होती है मंजू, जब आपके पास कुछ क्षमता हो लेकिन अगर आप समय पर निर्णय ही ना ले सकें तो सब चीज बेकार हो जाती है और बाद में आप सिर्फ पछताते हैं। हाँ, और बच्चों को अच्छे संस्कार देना भी बहुत जरूरी है। तो इसीलिए तो कहते हैं ना कि एक स्त्री का जब कुछ अच्छे संस्कार होते हैं या कुछ अच्छी आदत होती है या अच्छे जज्बात होते हैं, तो जाहिर है कि वो बहुत आगे तक जाता है ना? वो एक जगह सिमट के नहीं रह जाता है। जैसे कि माँ का प्रभाव भी सबसे ज्यादा होता है। तो माँ अगर ऐसे संस्कार देती कि भाई देश की आजादी जो है हमें सबसे प्रिय है और उसके लिए आप अपना जो भी बलिदान दे सके, वो तो ऐसे संस्कार अगर बच्चों में दिए जाए तो फिर क्या बात है। हाँ बिल्कुल सही बात है। और संस्कार तो कहते हैं ना कि बच्चे अनुकरण से सीख भी जाते हैं। अगर उन्होंने अपनी माँ को देखा गंगूबाई को, तो जाहिर है बच्चों में भी आ गया। जबकि बड़ी मतलब आश्चर्य की बात यह है कि गंगूबाई के पति खुद ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करते थे, और जाहिर है कि ऐसे में उनके लिए बड़ा मुश्किल रहा होगा, लेकिन तब भी उन्हें मौका दिया अपनी पत्नी को। और खास बात यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्हें उनके काम के लिए राय साहब की उपाधि दी थी, जो उस समय देते थे अंग्रेज, और ये भी उन्हें मिला था। भले ही वे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करते थे, लेकिन गंगूबाई को स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया और हमेशा उनका साथ दिया। बिल्कुल। और शंकर गुलवाड़ी नाम के एक आंदोलनकारी थे जो गंगूबाई के रिश्तेदार थे। उन्हीं से गंगूबाई ने सीखा कि किस तरह से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया जा सकता है और क्या क्या योगदान दिया जा सकता है। और मंजू 1931 की बात है कि अंग्रेजों ने एक बार होनावर के लोगों पर स्वतंत्रता आंदोलन के लिए वहां के क्रांतिकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया, और इस बात से गंगूबाई का मन बहुत आहत हुआ। गंगूबाई ने महिलाओं का एक दल तैयार किया और बस चल पड़ी, और वो भी पैदल, और पहुंच गई होनावर। बिल्कुल। जब गंगूबाई और उनके साथियों का दल होनावर पहुंचा तो उन्हें पता चला कि वहां धारा 144 लागू कर दी गई है ताकि लोग इकट्ठा ना हो सके और कोई भी किसी भी तरह की मीटिंग ना कर सके। गंगूबाई और उनके साथियों ने इस कानून को तोड़ते हुए होनावर में वो लोग दाखिल हो गए। जी हाँ, ये होती है
है कि हिम्मत के बात और जज्बे के बात कि नियम को उन्होंने तोड़ा और जिसकी वजह से गंगूबाई और उनकी साथी रमाबाई को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ समय जेल में रहने के पश्चात उन्हें इस हिदायत के साथ छोड़ा गया कि स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी किसी भी कार्रवाई में हिस्सा वो नहीं लेंगी। लेकिन गंगूबाई कहाँ मानने वाली थी, उन्होंने अपना काम जारी रखा। बिल्कुल। एक बार की बात है, गंगूबाई के बेटे शंकर मिर्जावकर को आंदोलनकारी गतिविधियों के कारण गिरफ्तार कर लिया गया और 7 महीने की उन्हें जेल की सजा सुनाई गई। गंगूबाई अपने बेटे से मिलने और भोजन देने के लिए वो रोज जेल जाया करती थी और उन्होंने क्या देखा देखो, जब जाती थी तो वहीं जाते आते उन्हें पता चला कि इस जेल में जो लोग रहे और भी लोग जो हैं वो देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे और इसी की वजह से उन्हें जेल में डाल दिया गया है। और ब्रिटिश सरकार का व्यवहार भी उनके प्रति बहुत बर्बरतापूर्ण था और क्योंकि वो विद्रोह कर रहे थे। तो ये पता चलते ही गंगूबाई उन सब के लिए खाना बनाती और फिर उन्हें देकर आती थी। बिल्कुल, उन सब के लिए खाना बनाकर उन्हें खिलाती। और वर्ष 1931 की ही बात है, 2 अन्य क्रांतिकारी महिलाएं उमाबाई कुंडापुर और कृष्णाबाई पांजेकर ने महिलाओं का एक एसोसिएशन बनाया जिसमें ऐसी महिलाओं को शामिल किया गया जो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी थी और इन महिलाओं को इस बात की ट्रेनिंग दी गई कि किस तरह से स्वदेशी खादी की साड़ी बनाई जाए और गंगूबाई इस एसोसिएशन से भी जुड़ी। अब देखिए, जब हम आंदोलन में शामिल हो जाते हैं लेकिन पेट भरने के लिए भोजन की जरूरत होती है और भोजन के लिए पैसों की जरूरत होती है, तो पैसों का जुगाड़ भी किस तरह से किया जाए, तो इसलिए इस बात की उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि थोड़ा पैसों का इंतजाम हो, फिर खर्च ना हो, खुद साड़ी बनाना और खादी से जो बनाना होता था, खादी वस्त्र बनाना, वो एक और प्रतीक है देश प्रेम का, है ना, कि हम अपने देश से प्यार करते हैं और जो भी हमारा धन है, अगर हम बाहर से कपड़े खरीदेंगे तो जाहिर है हमारे पैसे बाहर जाएंगे, अगर पैसे होंगे भी तो, अगर हम खुद वस्त्र बनाएंगे तो जाहिर है कि हमारे देश का पैसा हमारे देश में रहेगा। और ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध करने का एक तरीका भी था। बिल्कुल, देशभक्ति का एक जज्बा इस तरह से भी दिखाया जाता था। फिर 20 दिसंबर 1942 को कोल्हापुर के हिंगलाज जेल में पुलिस के लाठीचार्ज की वजह से गंगूबाई का निधन हो गया। आजादी के आंदोलन की मंजू ऐसी नायिका को हम सब सलाम करते हैं। बिल्कुल, और उन्हें सादर नमन करते हैं। और ऐसी जो महिलाएं, अग्रणी महिलाएं रही आंदोलन की, उनकी वजह से हमें भी प्रोत्साहन मिलता है कि देश प्रेम की जो ये ज्वाला है ये हम सब के मन में जगी हुई रहनी चाहिए ताकि हम याद कर सके उन लोगों को कि हम आज अगर आजाद हिंद में सांस ले रहे हैं तो वो उनकी वजह से ले रहे हैं, उन्हें हम कभी भूले नहीं। और आज एक बार फिर हम उन्हें सादर नमन करते हैं।
सजा फिल्म का ये गाना रेणु जी हमने सुना। बहुत और बढ़िया। कुछ लोग इसी तरह से हमें छोड़कर जब चले जाते हैं तो हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि वो कहाँ चले गए। बिल्कुल, लेकिन ये जज्बात जो हैं, जो उनका काम करने का तरीका था, जो उनके संस्कार थे, वो हम आगे खुद भी पाल सकते हैं उन संस्कारों को, और आगे बच्चों को भी दे सकते हैं, और इस तरह से हम उन्हें अपने दिल में जगह जो दी है वो आगे और बढ़ा सकते हैं ना। बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। आज हमने एक विषय चुना है कि ना कहना भी सीखें, तो हम दूसरों को ना कहना क्यों जरूरी है इस बात पर तो चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें अपने आप के लिए किन चीजों के लिए ना कहना चाहिए इस विषय पर पहले चर्चा करते हैं। जैसे अब देखिए ना कि हम अपना कितना सारा समय सोशल मीडिया पर गुजार देते हैं और उसकी वजह से हमें ज़रूरी कामों के लिए वक्त नहीं मिलता, तो हमें ऐसे चीज़ों को सबसे पहले ना कहना चाहिए कि नहीं, ये हम नहीं करेंगे। दूसरा, हम खाना खाते वक्त टीवी देखते रहते हैं, हमारा ध्यान खाने की तरफ नहीं रहता है और उसकी वजह से या तो हम ज़्यादा खा लेते हैं या हमने क्या खाया ये हमें पता ही नहीं चलता है। तो इसके लिए खाना खाते वक्त टीवी को ना कहें। बिल्कुल, केवल ये नहीं होता है कि आपने क्या खाया ये नहीं पता चलता, बल्कि अगर आप कितना भी पौष्टिक खा रहे हैं लेकिन अगर आपने अपना ध्यान उधर नहीं लगाया तो उसके सारे तत्व आपको नहीं मिलेंगे, तो जो भी चीज आपने खाई वो निरर्थक हो जाती है एक तरह से कहा जाए तो। उसका पूरा जो है ना सार नहीं मिलता है, तो क्या फायदा है, इतना आपने रच के बनाया, आपकी माँ ने बनाया, चाहे आपने खुद बनाया, लेकिन वो सब बेकार हो गया, क्योंकि जिस भावना से आप टेलीविजन देख रहे होते हैं, जो भी चीज आप देख रहे होते हैं, वो भाव उसमें असर डालता है। बिल्कुल, और तो जाहिर है उसे ना कह दीजिए। हाँ, और अगर आपको बहुत मोटापा आ रहा है और आपको मीठा खाने का बड़ा शौक है तो मीठे को कहिए ना ना ना, या टाटा बाय बाय कह दीजिए। दूसरी एक बात ये भी है कि कई बार क्या होता है कि हम अपने दोस्तों के साथ रहते हैं, कई चीजें खाने का हमारा मन नहीं करता, लेकिन दोस्त ने कहा कि नहीं नहीं खा लो कुछ नहीं होता है, और हम खाए चले जाते हैं, तो इन बातों को भी हमें ना कहना चाहिए। हाँ, यानी कि ये तो है ही दोस्तों के साथ, और हमारे साथियों ने बहुत अच्छा लिखकर भी भेजा है कि किस तरह से हम किन किन बुरी आदतों के लिए ना कह सकते हैं। और इसके संग संग एक बात और है, बहुत सारी चीजों के लिए डॉक्टर ने आपको कहा होगा परहेज करने के लिए, तो मोटापा वाला तो भाई खुद का एक संकल्प होता है, टूट जाता है अक्सर, लेकिन कम से कम जो आपके चिकित्सक ने कहा हो, या आपकी कोई ऐसी समस्या है शारीरिक जिसकी वजह से आपको बहुत सारी चीजों को ना कहना है, तो उनको बहुत दृढ़ता के साथ ना कहिए। बिल्कुल, है ना। और एक श्रोता ने ये बात लिखी कि आज ठंड को ना कहकर सूरज जी खूब तप रहे हैं, आज थोड़ी राहत मिली है ठंड से। ना कहना जरूरी हो जाता है, जहाँ किसी के अधिकारों का हनन होने लगता है वहां हमें अवश्य ना कहना चाहिए। जैसे किसी को साक्षरता से वंचित रखा जाता है, कम उम्र में उसका विवाह होता है, किसी बुजुर्ग को सताया जाता है, ऐसी बहुत सारी जगह जहां आप ना कह सकते हैं। वैसे आज मैं गेहूं बीन रही हूं और साथ में पति बच्चे सहयोग कर रहे हैं, इस काम के लिए किसी ने ना नहीं कहा। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है भाई। इसके लिए आपको भी बहुत बहुत बधाई, और आपके पति और पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई। खुशहाल परिवार हैं आप। और जैसे हम लोगों ने कहा ना कि आदत की बात है या किसी चीज से परहेज की बात है, तो हमारे साथी ने बहुत अच्छा लिखा है कि वैसे तो हर अच्छी बात के लिए हाँ कहना चाहिए, पर अच्छे कार्य के लिए भी ना कहना चाहिए। किसी की मदद करना हो तो हाँ कहना चाहिए, लेकिन कई बार कई बातों में ना कहना ही सही है। जैसे कोई यार दोस्त शराब पीने के लिए कहता है तो उसे ना कहना चाहिए, कोई दोस्त सिगरेट पीने के लिए कहता है तो उसे भी ना कहना चाहिए, कोई किसी से मारपीट के लिए कहता है तो उसे भी ना कहना चाहिए, धोखा नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ऐसे में कई बार जो ना है वो सकारात्मक के रूप में सामने आता है। हर बात में हाँ कहना, हर बात में ना कहना भी परिस्थितियों के अनुसार ही होना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही। जब हम किसी को ना कहते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि नकारात्मकता का भाव हमें महसूस होता है, और ये भी बात महसूस होती है कि कहीं सामने वाला नाराज तो नहीं हो जाएगा, कहीं कोई वो निराश तो नहीं हो जाएगा कि मैंने उसे काम के लिए ना कह दिया, या ऐसी कोई बात कि संबंध बिगड़ने की भी बात मन में आती है कि अरे ना कह दिया तो संबंध बिगड़ जाएंगे, कुछ ऐसा हो जाएगा। वो चीज ऐसी होती है अक्सर मंजू की, जैसे किसी ने कोई सामान मांगा और आपने थोड़ी देर के लिए देना है तो उसमें हमें डर रहता है। लेकिन अगर आप ये देखें, फिर वही बात हमारे साथी ने जैसे लिखा कि ये निर्भर करता है कि क्या समय है और क्या वस्तु है ना। तो कोई ऐसी चीज उन्होंने मांग ली जो आपको लगता है कि नहीं देनी चाहिए, तो उसमें आप ना कह दीजिए, संबंध फिर बन जाएगा, है ना। और ना कहने का एक तरीका भी होता है, आप एकदम झट से हर चीज के लिए ना कह देंगे तो तब भी बात बिगड़ जाएगी। तो थोड़ी विनम्रता से अपनी बात कहें कि भाई ये काम मैं कर तो सकता हूँ, लेकिन ये करने से मेरा ये नुकसान हो जाएगा, या मेरे पास वक्त नहीं। और कई बार
क्या होता है कि हम हाँ तो कह देते, लेकिन हमारे पास वो करने के लिए वक्त ही नहीं है, और उसके बाद बात और बिगड़ जाती है, ना आपने किया और ना सामने वाला कर सका। तो ऐसी जगहों पर भी अगर आप करने में असमर्थ हैं तो पहले ही आप ना कहें, लेकिन विनम्रता पूर्वक। हाँ, मतलब आप क्षमा मांगते हुए भी कह सकते हैं इस बात को, और अगर आपको सच में करने का दिल नहीं है तो आप बिना क्षमा मांगे स्पष्ट भी कह सकते हैं। हाँ। हो सकता है कि वो बेहतर इसलिए होगा मंजू कि आगे पुनः वो इस बात की फिर से प्रयास नहीं करेंगे कि अच्छा उस बार तो ये व्यस्त थे इसलिए उन्होंने मना किया था, तो वो समझ जाएंगे कि नहीं ये नहीं करेंगे। हाँ। अब ये उनके ऊपर की भी तो समझदारी है ना मंजू, जो बुरा मानते हैं कि भाई वो ये देखें कि आप कि किन किन और बातों से वो प्रभावित है, या वो उन्हें पसंद है या नहीं, या एक छोटी सी ना से हम कहीं नाराज हो रहे हैं तो हम क्या खो रहे हैं। हाँ। है ना। और ना कहना ही जरूरी नहीं है, बल्कि ना सुनने की आदत भी होना चाहिए। हाँ। ये भी बात जरूरी कि जैसे हम किसी को ना करें, अगर सामने वाला व्यक्ति भी अपनी असमर्थता व्यक्त कर रहा है तो उसकी कोई ना कोई मजबूरी होगी, और इस बात को हम सहजता से स्वीकार करें कि उसने ना कह दिया। और इसी विषय में हमारे एक श्रोता ने ये बात लिखी है कि आपने आज जो एक विषय न कहना भी सीखे, मुझे बहुत ही पसंद आया। इसके लिए घर में, स्कूल में मेरे दोस्त हमेशा कहते हैं कि कभी तो ना कहो। मैं सचमुच किसी भी काम या बात को ना नहीं कह पाती, भले ही ये वादा या काम पूरा करने में मुझे कितनी भी मुश्किल हो। मैं किसी को बोल देती हूँ तो पूरा करती ही हूँ, क्योंकि मैंने एक बार किसी बात के लिए ना कहा था, आज तक मुझे उसका पछतावा है। तो भाई ये किसी खास परिस्थिति की बात होगी, लेकिन हाँ ये बात सही है कि जैसे कि आपने खुद लिखा है कि आप मुश्किल में पड़ जाते हैं। हाँ। या पड़ जाती हैं, तो आप ये देखें कि आप खुद मतलब थोड़ा सा तो हमें अपना तराजू अपने हाथ में रखना होगा। हाँ। कि किस तरफ दिक्कत ज्यादा है, आपको हो रही है। हाँ। या सामने वाले ज्यादा परेशानी में आ जाएगा। कुछ लोग एकदम मतलब बिना किसी परेशानी के भी ना कह देते हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा ये इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आप किसी भी समाज में जो हम हैं किसी की मदद करने से या किसी भी चीज के लिए सीधे ना कह दें, क्योंकि भाई हमने कहा है कि ना कह दो। हाँ। है ना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जहाँ मजबूरी वाली बात आ जाती है या फिर आप उसे करने में असमर्थ है, तभी ना का उपयोग करें। और कई बार ना कहने से हम बहुत सारी समस्याओं से बच भी जाते हैं। जैसे सामने वाला व्यक्ति, कई बार ऐसा होता है कि इस बात का फायदा उठाने लगता है कि हाँ ये तो हमारे बोलने से कर देता है, तो वो उस बात का फायदा उठाने लग जाते हैं। तो वहां भी ऐसे लोगों को भी आपको ना कहना जरूरी हो जाता है। और इसके संग संग एक बात और खास है जो घर में अपने है कि किसी और की बात हम नहीं कर रहे हैं, मतलब अपने बच्चों के संग की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास पैसा है, सब चीज है और बच्चे को आप दे भी सकते हैं, लेकिन वो देना उस उम्र में या उस समय जरूरी है या नहीं, ये आपको तौलना पड़ेगा। उसके संस्कार को देखना पड़ेगा कि उसकी कहीं आदत तो नहीं बिगड़ जाएगी। ऐसा नहीं कि हमारे पास सब कुछ है और हम आराम से दे सकते हैं तो देते चले जाएं। बच्चों को भी ना कहना सीखिए। इधर तो इतनी ज्यादा बिगड़ गई थी स्थिति कि बहुत सारे स्कूलों में शिक्षक ये कहने लगे थे, अभिभावक से गुजारिश करते थे कि भाई आप घर में कुछ चीजों के लिए ना कहिए। हाँ। क्योंकि बच्चे बहुत जिद्दी हो जाते हैं, अपनी बात पर अडिग रहते हैं और वही उनकी आदत बन जाती है, और स्कूल में भी वो ऐसा ही करते हैं। बिल्कुल, अधिक सुविधाओं की वजह से उनकी आदतें बिगड़ती है। और इसी संदर्भ में एक बात श्रोता ने लिखी कि कभी कभी तो लगता है कि हाँ मुझे ना बोल देना चाहिए था, और संकोचवश कुछ अपनी मजबूरी बोल नहीं पाते हैं, पर किसी जगह पर ना बोल देने से आप कोई समस्या से बच जाते हैं। ये जिगर की बात भी हो सकती है। यहाँ पर आपका संबंध बिगड़ सकता है, वो आपको किसी तरह दंड या प्रताड़ित करके आपकी खींच उतारेंगे, पर आप अपनी बात पर अडिग रहे। बिल्कुल सही बात है। तो ये सब चीजें जो होती हैं बहुत क्षणिक होती हैं। फिर है कि आपका विवेक है कि आप किन बात को ना कहते हैं, किस बात को हाँ कहते हैं। लेकिन हाँ, बहुत सारी चीजें जो हम संकोचवश ना नहीं कह पाते, उसके लिए आप तैयार हो जाइए और कहिए। हाँ बिल्कुल। और एक यहाँ एक बात और जोड़ देना चाहती हूँ कि जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं, तो वो अपने साथियों के साथ कई बार क्या होता है, चलो चाय पीने चलते हैं, और दिन में उन्हें 5, 7, 10 बार चाय पीने की आदत पड़ जाती है। वो चाहते हैं कि वो ना कहे, क्योंकि उनका स्वास्थ्य उन्हें इस बात की इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन चूंकि हमारे साथी ने कहा है तो हमें चाय पीने की आदत पड़ जाती है। तो इस तरह और भी कई बातें हो सकती है। तो आप इन बातों में संकोच ना करें, बल्कि आप बड़ी विनम्रता से कहें कि भाई मुझे चाय पीने की आदत नहीं है, मैं नहीं पी सकता, आप पीजिए, मैं आपके साथ जरूर रहूंगा। इस तरह से करके हम अपनी बातों को संभाल सकते हैं। और फिलहाल हम गीत अगर कहेंगे कि सुनना है तो फिर हम हाँ कहेंगे, ना नहीं कहेंगे। जी। नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे। करना था इनकार मगर इकरार तुम्हीं
था जो तुम्हारी दास्तां थी, होठों पे तो ना थी, होठों पे तो ना थी, मगर दिल में आती। कोई दिल न देगा अनाड़ी अनजान को, हमने दे दिया है तो मानो एहसान को। हम भूले एक बार कि आखिरकार तुम्हीं से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे। करना था इनकार मगर इकरार तुम्हीं से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे। ख्वाबों में आना नहीं छोड़ा, तीर नजरों के चलाना नहीं छोड़ा। ये शिकवा सरकार हजारों बार तुम्हीं से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे। करना था इनकार मगर इकरार तुम्हीं से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे। नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे। जब जब फूल खिले इस फिल्म का ये गाना हमने सुना रेणु जी, और देखिए नाना कहते कहते भी वो ही कर बैठे जो उन्हें नहीं करना था, तो ऐसा आप मत कीजिएगा। लेकिन भाई ऐसा नहीं है। एक बहुत अच्छी बात हमारे एक साथी ने लिखकर भेजी है कि अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं ये कह सकती हूँ, अगर आपके रिश्ते सच्चे होंगे तो वो कोई ना से नहीं टूटेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कोई भी ना आपकी परिस्थिति को समझ जाएगा। इस बात में निर्भर करता है कि आपका वो रिश्ता कितना सच्चा है। अगर आपके एक ना से टूटा है तो समझ लीजिए कि उस रिश्तों को टूटना ही था, है ना? उसमें कुछ दम वैसे भी नहीं था। तो फिर बात आती है कि आप केवल इस बात से ये ना समझें कि आप कभी भी ना कह दें और कोई भी रिश्ते टूट जाए, ऐसा नहीं है। ये आपको देखना होगा, और एक बार की हाँ या ना से किसी रिश्ते को बनाना या तोड़ना भी ठीक नहीं है। समग्र रूप से देखना पड़ता है, और पूरा अगर आपका 10 वर्षों की दोस्ती है या रिश्ता है तो आपको सब कुछ देखना पड़ता है ना। बिल्कुल। और हमने जैसा कहा था कि हम समय के पलों को सहेजने की भी आज बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले एक शेर मुझे याद आ रहा है रेणु जी, कि देखे हैं वे मंजर भी तारीख की नजरों ने, देखे हैं वो मंजर भी तारीख की नजरों ने, कि लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई है। क्या बात है। और इस शेर में एक हमारे लिए सीख भी छुपी हुई है कि एक ऐसा समय होता है कि हम उसकी कद्र नहीं करते और एक गलती करते हैं जिसकी वजह से बहुत लंबे समय तक हमें उसकी सजा मिलती रहती है। ये तो हमेशा होता है कि जब भी हम समय की कदर नहीं करते हैं तो फिर समय फिर हमें भी ऐसे ही बेकार छोड़ देता है और समझ जाता है कि हम भी बेकार ही हैं। है ना। और समय ऐसी कीमती चीज है कि वो लौट कर वापस नहीं आती। सभी के पास 24 घंटे होते हैं, उतना ही समय होता है, और कई लोग इसी समय में बहुत सारे काम कर जाते हैं, और कई लोग हमेशा इस बात का रोना रोते रहते हैं कि अरे समय ही नहीं मिलता, अरे समय ही नहीं मिलता, क्या करें। कुछ भी नहीं करते हैं लेकिन फिर भी उनके पास समय नहीं होता है। सच बात तो यही है कि जब हम कुछ नहीं करते हैं या सच में खाली रहते हैं तब हमारे पास बिल्कुल समय नहीं होता है। और यकीन मानिए ये आप सबका अनुभव भी जरूर होगा, और आप इससे इत्तेफाक रखेंगे कि जिस दिन हमारे पास बहुत काम होता है हम खुद सुबह से अपने कहना चाहिए ना अपने दिमाग को एक दे देते हैं कि भाई आज बहुत काम है। और वो भी उतनी तेजी से चलने लगता है, उसी हिसाब से पूरा शरीर चलने लगता है, और उस दिन हम जो काम महीनों से बचा पड़ा रहता है वो भी हम निपटा लेते हैं और वो भी कर लेते हैं। होता है ना ऐसा। संकल्प की बात है, समय अपने आप निकल आता है, और हर काम को अपने समय पर करना जरूरी भी होता है। कई बार हम समय की कमी के बारे में सोच करके कामों को टालते चले जाते हैं, और एक समय ऐसा आ जाता है कि कामों का इतना बोझ हो जाता है कि अब हम सोचते हैं कि अब इस काम को कैसे निपटाया जाए, अब तो ये हो ही नहीं सकता। तो इन परिस्थितियों से बचने के लिए आप समय
पर अपने उन कामों को निपटाते रहिए, ताकि इस बोझ के, अनचाहे बोझ से आप बचे रहें। इसके संग संग एक बात और है भाई, कभी कभी किसी जैसे आपातकाल होता ही है, या कभी मेहमान आ गए, या कुछ और ऐसी स्थिति आ गई कि कुछ काम आपके छूट गए, तो इसका मतलब नहीं कि जैसे बचपन में क्या होता था ना कि जो हमें गृह कार्य मिलता था, अगर 1-2 दिन छूटा तो फिर वो और बोझिल होता जाता था, और उसका जो है ना कि कहना चाहिए कि उसकी फाइल जो है वो बढ़ती जाती है। तो बेहतर है कि आप एक दिन संकल्प ले लें कि अच्छा ये काम छूट गया था किसी के आने से, या हम कहीं घूमने गए थे, तो उसको देखना शुरू करें कि अगर 5 काम 10 काम जितने भी हैं, उनमें जो सबसे छोटा काम है उससे काम करना शुरू करें, जो सबसे कम समय में हो जाए, तो आपकी वो संख्या कम होती जाएगी, और कहीं ना कहीं से आप मानसिक दबाव जो है वो कम होता जाएगा कि अच्छा 5 में से तो 4 ही तो बचा है, 1 ही तो बचा है, अब 2 ही तो बचा है। ऐसे करते करते आपको बहुत सुकून मिलेगा। तो इस तरह से शुरुआत करके उसको निपटा ही दीजिए, है ना। और हर काम की एक उम्र होती, सही उम्र होती है। जैसे पढ़ाई की एक उम्र होती है, यानी समय पर पढ़ाई करना जरूरी है। विवाह की एक उम्र होती है, सही समय पर आप विवाह करें, या फिर और भी घर के जो काम होते हैं या दूसरे अन्य कार्य जो होते हैं, उनका एक निश्चित समय होता है। तो उस निश्चित समय पर अगर उस कार्य को कर लिया जाए तो आगे जो है बड़ी सुविधा हो जाती है। लेकिन अगर किसी कारणवश थोड़ा सा अगर देरी हो गई है तो फिर आप थोड़ा तेजी से दौड़िए और उस चीज को या फिर उस परिस्थिति को पकड़ लीजिए कि जहां आपको उस समय रहना चाहिए। बिल्कुल, तो बिल्कुल इस तरह से भी हम है। समय के पलों को सहेज सकते हैं। यानी कि अगर एक काम आपका छूट गया, अगर आधे 1 घंटे विलंब से हुआ, तो सच बात है कि हम उस गति से करें ताकि जो आगे 2-3 घंटे बाद वाला काम है वो अपने समय पर हो जाए। ये बात बिल्कुल सही है। हमारी साथी ने लिखा है कि सहेजे समय के पल कैसे, ये आज जानना है मुझे, क्योंकि समय के ये पल मुट्ठी में दबी रेत के समान निकल जाते हैं, और कभी कभी रेंग कर भी पर निकल तो जा रहे हैं और यादों में बस जाते हैं। कभी उन पलों के लिए खुशी होती है, और जो नहीं हो पाता उसके लिए दुख होता है। काश उस समय फिर से आ जाते तो ये कर लेती। वार्ता विषय रोचक होगी, बस चौबारे पर मिलने और जुटने का इंतजार कर रही हूँ। तो आपका इंतजार खत्म हुआ। देखिए हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं। और रेणु जी, देखिए हम समय की बात कर रहे हैं तो हमें भी समय का अनुपालन करना बहुत जरूरी है, और इस वक्त जो समय हो रहा है उस हिसाब से हमें कार्यक्रम में एक अंतराल लेना होगा, और उसके बाद फिर एक गीत सुनकर फिर इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। अंतराल का समय पूरा हो चुका है और हम फिर हाजिर हो गए। और भाई ऐसा है ना कि जो बात हो रही है कि सहेजे समय के पल को, तो साथ में मनोरंजन भी बड़ा जरूरी है ना। तो गीत सुन लेते जी। कोई नींद लिए जाता है, मेरी आँखों से कोई नींद लिए जाता है, मेरी आँखों
पूजा के फूल इस फिल्म का ये गाना हमने सुना, और कई बार काम का बोझ जब हमारे सिर पर बहुत बढ़ जाता है तब भी हमारी आंखों की नींद चली जाती है, तो इसके लिए कोशिश करें कि समय पर अपने काम निपटा दें ताकि इस तरह की परिस्थिति से बचा जा भाई सके। देखो, समय पर काम करने की जो बात हो रही है ना, इसमें इस बात को हम जरूर जोड़ना चाहेंगे, क्योंकि एक परंपरा बन गई है कि सारी रात लोग जगते हैं, दिन में सोने लगे हैं। हाँ। मन हुआ तो सुबह नहाया, नहीं तो आज रात में नहा लेंगे। हाँ। तो भाई जो बना हुआ है उसका कृपया पालन करें। और सूर्य सुबह ही निकलता है, कभी वो नहीं सोचता कि चलो आज हम रात में निकलते हैं। हाँ। आलस नहीं करता। तो आप भी जो चीज बनी है कि हाँ रात होती इसलिए है, हाँ। पूरी भौगोलिक स्थिति बदलती है, और पूरा जो कहना चाहिए ना कि प्रकृति उसी तरह से काम करती है, अपनी ऊर्जा संरक्षित करती है। हाँ। तो रात में हमें सोना चाहिए। हमारे शरीर के आंतरिक जो अंग है वो भी क्रियाशील होते हैं, अपने अपने काम करते हैं। तो जो बना है जिस समय के लिए उस समय कर लें भाई, तो अच्छा है ना। रेणु जी, जो लोग कहते हैं ना कि भाई ये काम के लिए समय नहीं मिला, आप सुबह केवल 1 घंटा जल्दी उठ करके देखिए। अगर आप रात को समय पर सो जाएंगे तो सुबह आपकी नींद भी खुल जाएगी। जैसे आपको 8 बजे उठने की आदत है, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप 7 बजे उठ जाइए। अब ये तो ना बहुत बड़ी बात कर दी मंजू तुमने। नहीं, लेकिन रेणु जी इससे क्या होगा, देखिए आपको एक साल में 365 घंटे एक्स्ट्रा मिलते हैं, और उसमें आप काम भी कर सकते हैं, और सुबह का जो नजारा होता है वो देखने का भी आपको मौका मिलता है। हाँ, लेकिन अगर आपको 1 घंटे का काम है तो 1.5 घंटे के लिए उठिए, क्योंकि आधे घंटे आप प्रकृति का आनंद ले सकें। हाँ। ताकि, है ना। और सुबह के नजारे वाकई हमें ऊर्जा से भर देते हैं, और वो नजारे देखने भर से ही हमें लगता है कि भाई आज का दिन तो बहुत अच्छा जाने वाला है। तो भाई एक बार उठिए, तो देखिए। हाँ। तो फिर बताइए कि आपको कैसा लगा। हाँ। फिलहाल हम कुछ ऐसा बता देते हैं कि जो पकाया जाए, खाया जाए। हाँ। और बाकी स्वास्थ्य के लिए, खुशी के लिए भी जरूरी है। बिल्कुल कि भाई लड्डू तो मन में फूटने लगता है, लेकिन हाथ में ना हो तो फायदा क्या, है ना। जी, आपने सही बात कही कि केवल मन में ही ना फूटे बल्कि हाथ में भी लड्डू हो। और अभी सर्दी का मौसम है और कई जगहों पर तो बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हाँ। लोग अलग अलग जतन कर रहे हैं किस तरह से ठंड से बचाव किया जाए, और इसमें खान पान तो एक विशेष स्थान रखता ही है। तो आज हम ऐसे लड्डू बनाना बताएंगे, यानी कि कुछ प्रकार के लड्डू हम बताएंगे, ऐसी विधियां बताएंगे जिसमें ये बताएं कि भाई सर्दी में आप इनको खाएं तो किस तरह से अपने शरीर को गर्म रख सकते हैं। तो मूंग उड़द दाल के लड्डू बनाएंगे। सबसे पहले उसके लिए जो सामग्री चाहिए कि आधा किलो मूंग का आटा लें आप, आधा किलो उड़द का आटा लें, 700 ग्राम घी, 1.25 किलो शक्कर का बूरा लें, और शक्कर तो आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर ही सकते हैं। आधा चम्मच इलायची पाउडर, 2 बड़े चम्मच काजू बादाम कटे हुए, इन्हें आप चाहें तो आप थोड़े ज्यादा ले सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच किशमिश लें, और 100 ग्राम गोंद लें। गोंद जो हम खाने के काम में लेते हैं वो। सबसे पहले मूंग और उड़द के आटे को घी में धीमी आंच पर हमें भूनना है, और इसमें आपको थोड़ी सी सावधानी यानी पेशेंस रखना है आपको, क्योंकि इसको भूनने में थोड़ा वक्त लगता है। तो ऐसा ना हो कि ये आटा कच्चा रह जाए, थोड़ा नहीं बहुत लगता है। हाँ, ऐसा ना हो कि कच्चा रह जाए और आपको लड्डू खाने में मजा ना आए। तो धीमी धीमी आंच पर बड़े ही आप जतन से उन्हें सेके, जब तक कि उसका रंग थोड़ा सा बदल ना जाए और हल्की खुशबू ना आने लग जाए। बिल्कुल, इन सब चीजों की यही खूबी है, चाहे आप आटा भुने या बेसन, खुशबू आने से पता चल जाता है कि ये भुन गया है। बिल्कुल। अब दोनों आटों को मिलाकर ठंडा होने दें, और इस बीच आप गोंद को घी में डालकर उसके फूले बनाकर पीस लें। फिर इसमें कटे हुए काजू बादाम और किशमिश मिला लें। आटे का मिश्रण ठंडा होने पर उसमें चीनी और इलायची पाउडर, सूखे मेवे भी मिला दें, और एक ही साइज के अच्छा उसे मिक्स कर लें, और एक साइज के लड्डू बना लें। ठंड के दिनों में ये बहुत आपको एनर्जी देंगे। जी हाँ। और ये तो हो गया उड़द और मूंग की दाल के लड्डू। लेकिन ऐसे ही मगदल बनता है। इसमें आप जो दोनों का अनुपात है वो कम ज्यादा भी कर सकते हैं। कुछ लोगों को मूंग की दाल ज्यादा पसंद आती है तो उसकी मात्रा बढ़ा लेते हैं, और उसको 1/3 कर लेते हैं, 1/4 कर लेते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ऐसे ही इसको भून लें, लेकिन उसके बाद जब वो पक जाए तो उसके बाद खूब अच्छी तरह से उसको फेंट लें, और फेंटने के बाद बिना शक्कर मिलाए पहले आप अच्छी तरह से फेंट लेंगी तो बिल्कुल हल्का हो जाएगा, मक्खन जैसा। अच्छा, है ना। और उसके बाद जब वो मक्खन जैसा हो जाए तो फिर आप उसको चाहे जैसा आकार दें, लड्डू जैसा दें, या बस ऐसे ही जैसे हम लोग आटे की लोई तोड़ते हैं ना, बॉल, वैसे भी तोड़ तोड़ के उसको रख देते हैं। उसके ऊपर मिश्री और बादाम और पिस्ता जो भी आपको चिपकाना हो, सुंदरता के लिए वो चिपका लें शक्कर मिलाने के बाद। है ना। और इस तरह से खाएं। वो उसको बहुत सारी जगहों पर फिटुआ भी कहते हैं, क्योंकि उसको बहुत अच्छी तरह से फेंटते हैं। अच्छा। इसलिए भी कहते हैं, मगदल भी कहते हैं। तो सर्दियों के लिए ये बहुत ऊर्जावान तो होता ही है, और गर्म होती है दोनों दालें, तो बहुत आपको गर्माहट देती है अंदर से। तो देखिए एक ही चीज से कैसे दूसरी चीज नहीं निकल आई, तो ये हमें पता चलता। अब आप कोई और लड्डू बता रही हैं? हाँ बिल्कुल बता देते हैं। कच्ची हल्दी के लड्डू इस समय बहुत खास तौर से खाएंगे तो बड़ा फायदा होगा। इसके लिए आधा कप कच्ची आप हल्दी जो होती है उसको घिस लें, और 1 कप घी ले लें, 2 कप मोटा गेहूं
गेहूं का भुना हुआ आटा ले लें, मतलब गेहूं का आटा लें, उसको भूनना होगा आपको। अगर मोटा आटा नहीं है तो आप साधारण आटा जो घर में है जिससे रोटी बनाते हैं आप उसको भी ले सकती हैं। और इसके संग संग बारीक कटे हुए सूखे मेवे और चौथाई जो है चम्मच पीसी हुई सौंठ का पाउडर ले, मतलब पीसी हुई सौंठ ले लें या सौंठ का पाउडर ले लें। अब क्या है कि सूखे मेवों को पहले कढ़ाई में भून लें, थोड़ा सा घी गरम करके उसमें से भून लेंगे तो थोड़ी सोंधाहट हो जाएगी। फिर उसके बाद गरम घी में हल्दी को भून लें और गुड़ को उसमें डाल दें ताकि वो पिस जाए, और गुड़ जब गल जाए तब गैस बंद कर दें तुरंत। अब इसमें आटा, सोंठ और मेवा मिलाकर लड्डू बनाएं। आटा लेकिन पहले अलग से आप सूखा भून लें, फिर उसके बाद इस भुने हुए आटे को उसमें मिला दें और सोंठ और मेवा मिलाकर लड्डू बनाएं। इसमें आप चाहें तो बादाम, काजू, चिरौंजी ये सब भी और डाल सकते हैं। केसर भी डाल सकते हैं। इसके संग संग गोंद भी डालने में बड़ा स्वादिष्ट लगता है। वैसे अगर देखा जाए तो ये जो लड्डू है, जब हम लोग के यहाँ बच्चे होते हैं तो जच्चा को दिया जाता है, इसको सोठौरा भी बोलते हैं। इसमें सोंठ की मात्रा थोड़ी और बढ़ा देते हैं। और हल्दी जो होती है वो भी हमें गर्माहट देने का काम करती है और बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह से भी बचा कर रखने का भी हमें काम करती है। तो सर्दी में ये भी बड़ी और उपलब्धता भी इसकी काफी होती है। हाँ, बहुत आराम से कच्ची हल्दी मिलती है ताजी और बहुत अच्छी रहती है। तो इसका खूब सेवन करें और ये बहुत ज्यादा समय इसमें नहीं लगता है बनाने में। बस सोच का फर्क है। है ना? चलिए अब हम ये सोच रहे हैं कि गाना सुना। हाँ बिल्कुल। चल रही सजनी अब क्या सोचे, चल रही सजनी अब क्या सोचे, कजरा ना बह जाए रोते रोते, चल रही सजनी अब क्या सोचे। पछताए हाथों को मल के, काहे दिया परदेस टुकड़े को दिल के, बाबुल पछताए हाथों को मल के, काहे दिया परदेस टुकड़े को दिल के, आंसू लिए सोच रहा दूर खड़ा रे, चल रही सजनी अब क्या सोचे, कजरा ना बह जाए रोते रोते, चल रही सजनी अब क्या सोचे। दुल्हन बन के गोरी खड़ी है, कोई नहीं अपना कैसी घड़ी है, दुल्हन बन के गोरी खड़ी है, कोई नहीं अपना कैसी घड़ी है, कोई यहाँ कोई वहाँ कोई कहाँ रे, चल रही सजनी अब क्या सोचे, कजरा ना बह जाए रोते रोते, चल रही सजनी अब क्या सोचे। तो अब ज्यादा सोचिए मत, और जो लड्डू की विधि हमने बताई है
तो कढ़ाई वगैरह तैयार कर लीजिए, घी तैयार कर लीजिए और शुरू हो जाइए। हाँ, ये तो हमने बताई है, लेकिन हमारी साथी भी लिखकर भेज रही हैं। हाँ। लेकिन उससे पहले ये बता दें कि अभी बंदिनी फिल्म का हमने ये गीत सुना, और भाई हमने लड्डू की बात की थी, लेकिन हमारे साथी ने लिखकर तिल की बर्फी भेजी है। हाँ। तो सामग्री पहले लिख लें। सामग्री 1 गिलास भुना हुआ पिसा हुआ साफ तिल, और आधा गिलास शक्कर, यानी जितना तिल उसका आधा शक्कर, और 1 बड़ा चम्मच इलायची पाउडर, या जितना आपको डालना हो। बड़ा चम्मच तो ज्यादा लग रहा है हमें, थोड़ा कम। और किनार वाली घी लगी हुई थाली, और 1 चम्मच नारियल का चूरा। तो पहले शक्कर को आधे कप पानी डालकर 1 तार की चाशनी बना लें, और फिर उसमें तिल डाल दें। जब 1 तार की चाशनी पहले बहुत महत्वपूर्ण है, वो सही बनेगी तो ही ठीक रहेगा, क्योंकि बाकी इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। और जैसे ही वो 1 तार की चाशनी बन जाए तो उसमें तिल डाल दें, और तुरंत जल्दी से चम्मच से चलाकर उसको मिलाती रहें। उसके बाद उसको गैस बंद करके किनार वाली जो थाली है उसमें पहले से आप घी लगाकर तैयार रखेंगी, तभी अच्छा रहेगा। और उसके बाद उसमें पलट दें और फैला दें। ऊपर से इलायची पाउडर और नारियल का चूरा डाल दें। ठंडा होने पर, बल्कि हल्का ठंडा हो जाए तभी उसे काट लेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा, और हल्का हल्का ठंडा रहे तभी, मतलब उसको गर्म रहे हल्का हल्का, तभी उसे आप निकाल भी लेंगी तो आसान रहेगा। ठंडा होने पर वो थोड़ा कड़क हो जाता है। कड़क हो जाता है। और इसके लिए भाई एक छोटा सा टिप्स हम ये देना चाहते हैं कि अगर कभी इस तरह से आप भूल गई या किसी और काम में व्यस्त हो गई और वो उसमें चिपका रह गया, नहीं निकल रहा है, तो आप जैसे सब्जी बना रही हैं या चाय बना रही हैं, तो उसके ऊपर आप 2 मिनट के लिए रख देंगी। जैसे ही गर्माहट हल्की सी आएगी तो वो अपने आप निकल आएगा। तो उसके लिए आपको अतिरिक्त कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। एक छोटी सी टिप है, लेकिन बड़े काम की है। हाँ, बहुत काम और आती है। हम जैसा अभी कह रही थी ना चाशनी बनाने का, तो उसका जो चाशनी कितने तार की बनी है, इसका चेक करने का जो तरीका है, बचपन में हमें बड़ा आकर्षित करता था। जब हमारी मम्मी, दादी, नानी जब रसोई में काम किया करती थी और दोनों उंगलियों के बीच में वो चिप चिप करके देखती थी, तो हम सोचते थे ये ऐसा क्यों करते हैं, पता नहीं क्या कर रही हैं, है ना। और लेकिन फिर बाद में जब थोड़े बड़े हुए तो पता चला कि ये चाशनी कितने तार की हुई, ये देखने का एक तरीका, और रेणु जी बड़ा सटीक तरीका है ये, है ना। कभी भी हम चेक करें तो बराबर अगर 1 तार बन रहा है तो मतलब वो 1 ही तार की चाशनी है। चलिए अब गुलाबी नारियल लड्डू बनाना हम सिखाते हैं। और आज देखिए रंग बिरंगी चीजें बन रही है। अब पहले हमने हल्दी के लड्डू पीले रंग के, हाँ, क्योंकि अब बस 1-2 महीने पहले तो बसंत आएगा, उसके बाद फिर होली आ जाएगी ना। बिल्कुल। तो गुलाबी लड्डू बनाने के लिए सामग्री जो चाहिए वो है 2 कप किसा हुआ चुकंदर, है ना। चुकंदर अभी बहुत अच्छा मिल रहा है मार्केट में, तो वो ले लीजिए आप। आधा टिन कंडेंस्ड मिल्क ले लें, और अगर आप ये नहीं लेना चाहें तो दूध को अच्छी तरह से घर में ओटा लीजिए, तो वो भी काम कर जाएगा। और उसको बेहतर होगा कि कढ़ाई में आप उबालेंगे तो अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा जल्दी, है ना। बिल्कुल। और आधा कप किसा हुआ हरा नारियल लें, 1 चुटकी इलायची पाउडर लें, आधा टीस्पून घी लें, और 1 टेबल स्पून खोपरे का बूरा ले लें। यानी कि हरा नारियल भी चाहिए और सूखा नारियल हमें उस लड्डुओं को लपेटने के लिए चाहिए जो सुंदरता बढ़ाए। बिल्कुल। अब किस तरह से बनाना है ये बता दें। बहुत आसान सी विधि कि एक नॉनस्टिक पैन में पहले आप घी गर्म करके उसमें इलायची पाउडर और चुकंदर और जो हरा नारियल जो हमने किसा है वो डाल दें, और कंडेंस्ड मिल्क या फिर दूध आपने गाढ़ा किया है तो वो आप डाल दें, और इसे अच्छी तरह से हिलाते हुए आप पका लीजिए। जब उसके अंदर का पानी पूरा सूख जाए तो मिश्रण थोड़ा सा सूखा हो जाए, फिर लड्डू बनाकर इसे खोपरे के बूरे में लपेट लें, और उसके बाद चाहे तो आप उसके ऊपर चांदी का वर्क लगा सकते हैं या ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। हाँ। बड़े सुंदर दिखेंगे ये लाल रंग के लड्डू। हाँ, लाल रंग के लड्डू, और उसके ऊपर चांदी ये जो बूरा लिपटा आता है नारियल का बुरादा, वो अपने आप में बिल्कुल जैसे लगता है कदम होना, वैसा लगता है देखने में, बहुत सुंदर लगता है। तो बस खाइए। और बहुत सारे साथी हमारे लिख रहे हैं कि हमारी श्रीमती जी ने बनाया है तिल का लड्डू, हम रोज सुबह खाते हैं। तो भाई आप भी कुछ बनाइए जो हम लोगों ने आज बताया है, उसमें से आप कोशिश करिए कि क्या बना सकते हैं। बिल्कुल। और गीत के साथ उस लड्डू का आनंद लीजिए। बिल्कुल। जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए, जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही
कहीं गुनगुनाऊंगा यही गीत मैं तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए। जब तलक ना ये तेरे रस के भरे होठों से मिले, यूं ही आवारा फिरेगा ये तेरी जुल्फों के तले। जब तलक ना ये तेरे रस के भरे होठों से मिले, यूं ही आवारा फिरेगा ये तेरी जुल्फों के तले। गाए जाऊंगा यही गीत मैं तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए। तेरी आंखों के दिए ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए। सुजाता फिल्म का ये गाना हमने सुना रेणु जी, और ये पूरा का पूरा गाना फोन पर होता है, ये इसकी विशेषता है। और ये उस जमाने की बात है जब फोन होना किसी के घर में, या फोन पर बात करना, ये बहुत बड़ी बात मानी जाती अरे थी। बड़ी बात, देखो ऐसा है ना कि अब हम लोग की उम्र वालों को तो अपना बचपन याद होगा, हो सकता है कोई बहुत बड़ी बात रही हो जिसके घर में फोन रहा हो। हमारे घर में तो नहीं था। फिर जब किसी के घर जाकर हम फोन करते थे, हमारी एक दीदी थी, बहुत बड़ी थी उम्र में, तो उन्हें जब न्योता देना होता था रक्षाबंधन पर या ये वो, तो बताया जाता था, तो पूरा वाक्य हम पहले रट लेते थे, उसका रिहर्सल कर लेते थे, एक दो बार बोल लेते थे। फिर भी जिस समय हेलो होता था ना, जान सूख जाती थी मंजू, सब कुछ भूल जाते थे, जान सूख जाती थी, गला वाला एकदम सूख जाता था। कितनी धीरे धीरे फिर आदत पड़ी हेलो बोलने की। अच्छा रखते हैं ये भी समझ में नहीं आता था। तो कुछ ऐसी चीजें थी पुरानी जो अभी भी लगता है कि हम लोग कैसे घबराते थे उस और समय, उस जमाने में ये पूरा का पूरा गाना फोन पर रिकॉर्ड किया गया था। ये अपने आप में बड़ी विशेषता ली, उसकी चर्चा हुई थी काफी, बिल्कुल। फोन पर ये गाना जो है फिल्माया गया है। तो देखो भाई, ना कहने के लिए हमारे एक साथी ने लिखा भी था कि आजकल मास्क जो है वो आप लगाएं, और अगर किसी ने नहीं लगाया है तो उनके साथ जाने में आप मना कर दें कि ना, हम आपके साथ नहीं जाएंगे। तो ये बहुत बढ़िया इन्होंने लिखा। बिल्कुल, आज के समय की मांग है कि हम मास्क जरूर लगाएं, और जब भी घर से बाहर निकले तो मास्क लगाकर निकले। साथ ही अगर जरूरी ना हो तो आप घर से बाहर निकले ही ना, जरूरी हो तो ही निकले। और बहुत भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं, और समय समय पर अपना हाथ और मुंह अच्छी तरह से साफ करते रहें। अगर आपने इतना किया तो आप स्वास्थ्य के, समझ लीजिए कि आप स्वास्थ्य के प्रति सजग हैं, और जो आजकल परिस्थितियां चल रही है उनसे निपटने में आपको काफी इससे मदद मिलेगी। आपको तो मदद मिलेगी ही मंजू, और इसके संग संग दूरी जब बना के रखने की बात हो, कोई आपके बहुत नजदीक आ रहा हो तो उसे भी आप बड़े बड़े आराम से ना कह दीजिए कि भाई बस दूर रहो, 2 गज की दूरी पर रहो। और जो हम बराबर कहते हैं भीड़ भाड़ वाली जगह पर न जाए। तो अगर आप नहीं जाएंगे तो भीड़ भाड़ होगी भी नहीं। तो भीड़ बनाने और उसको मतलब भीड़ कहीं हो इकट्ठा, उसके आप खुद एक कारक न बने, मतलब आपकी वजह से भीड़ न हो जाए कहीं, आप ये भी सोचे। और बेहतर है कि न निकले, क्योंकि अब लॉकडाउन नहीं होगा, कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है कि आपके लिए हर वक्त कोई शासन प्रशासन रहेगा। और जो तुमने कहा कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, तो समाज का भी ख्याल रखें, क्योंकि जब लोग बीमार पड़ते हैं या आजकल कहीं पर आप टेस्ट कराने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत प्रेशर हो जाता है, और ऐसी स्थिति में फिर क्वालिटी पर समझौता करना पड़ता है। फिर आप कहते हैं कि ये ठीक नहीं हो रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा है ना। और अगर आपको थोड़ी भी कोई समस्या लगती है तो लोगों से मिलने से बचें, और आपके घर पे कोई आने के लिए कह रहा है तो उन्हें भी कह दीजिए कि ना, हम फोन पर भी बात कर सकते हैं। और आप खुद भी कहीं दूसरों के घर पे जाने से बचें, उन्हें भी आप शर्मिंदा ना करें कि उन्हें भी मजबूरी में कहना पड़े कि नहीं मत आइए। तो इन परिस्थितियों से आप बचे रहें। और फिर तो हम हैं, कल हम लेकर चलेंगे पर्यटन स्थल जयपुर आपको घुमाने के लिए, है कि नहीं? बिल्कुल, कल के कार्यक्रम के बारे में हम बता रहे हैं
बिल्कुल। रेणु जी, तो जैसा कि आपने कहा कि जयपुर की सैर हम करवाएंगे, वो दिन याद करो, इसके अंतर्गत बचपन के खेल कौन कौन से आपने कौन से खेले हैं उसके बारे में भी थोड़ा याद करके रखिएगा। हाँ, जैसे हमने फोन की बात याद ताजा की ना, वैसे ही कुछ आप भी सोचिएगा। और शादी के नए चलन क्या क्या अब हो गए हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। और आज तो हम लड्डू बनाना सिखा रहे हैं, लेकिन साथ ही किचन में काम करते समय कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो काम करने का अनुभव और भी मजेदार हो जाता है। तो कुछ किचन टिप्स भी हम बता देंगे, और इसी के साथ एक और लड्डू बनाना बताते हैं रेणु जी। क्यों, गीत सुन ले। अच्छा, लड्डू बता दो। बिल्कुल, सूजी मावा लड्डू किस तरह से बनाया जाए, तो कुछ नया तरीका है ये। तो सामग्री है 250 ग्राम सूजी, 100 ग्राम मावा, 100 ग्राम पिसी हुई चीनी, 1 कप दूध, 8 से 10 काजू लीजिए, 8 से 10 बादाम, थोड़ा सा इलायची पाउडर और तलने के लिए शुद्ध घी। यानी थोड़ी सी सामग्री है, बहुत ज्यादा नहीं है। अब बनाने के लिए हमें क्या करना है कि सूजी में दूध और 1 बड़ा चम्मच घी डालकर अच्छी तरह से मिला लें, है ना। आटा तैयार कर इसके छोटे छोटे पेड़े बना लें पहले तो, और घी को धीमी आंच पर गर्म करें और इन गोलों को उसमें तल लें। यानी कि जो सूजी के जो हमने बॉल बनाए करके बॉल बनाए, उन्हें हमें तल लेना है। और तलने के बाद इन गोलों को हाथ से तोड़कर मिक्सर में बारीक पीस लें। फिर एक अन्य कढ़ाई में धीमी आंच पर मावे को भून लें। अब पिसी हुई सूजी में मावा, चीनी और सभी ड्राई फ्रूट्स को मिला दें और अब इस मिश्रण के लड्डू बना लें। तो स्वादिष्ट सूजी मावा के लड्डू तैयार हो जाएंगे और ये बहुत जल्दी भी बन जाते हैं। लेकिन हम तैयार हैं गीत सुनाने के लिए। बिल्कुल। रतन फिल्म का गाना हमने सुना और देखिए हम भी मिले थे कुछ वक्त पहले, लेकिन अब बिछड़ने की बारी आ गई है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कल फिर हाजिर होंगे हमसे किसी कार्यक्रम के साथ। वादा हमने कर लिया, विषय बता दिया, अब तो आना ही पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल आना ही पड़ेगा। तो कल की हसीन मुलाकात के लिए अब हम विदा लेते हैं। मंजू द्विवेदी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। सखी सहेली सखी सहेली।